हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 17 अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 एडिटोरियल टॉपिक अपन पिक करेंगे। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। एक सेकंड में ब्रश ऑन कर लूँ। ओके, ठीक है। तो 4 टॉपिक जो हैं वो पहला है अ क्राइसिस विदाउट विलियन, मतलब बिना कोई विलियन के क्राइसिस आ गए हैं। ये इंडियन इकोनॉमी की जो करंट सिचुएशन है उसको पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है और अभी नया क्या है वो चीज़ बताई जा रही है, वो देखेंगे अपन। सेकंड इज़ गेटिंग एग्री मार्केट राइट। एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, अभी रिसेंटली 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन तीनों रिफॉर्म्स के बेसिस पे क्या क्या आगे और करने की आवश्यकता है, जिनसे कि जो फार्मर्स हैं उनकी वेलफेयर और अच्छे से इंश्योर की जा सके। थर्ड है वो है प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा, कि किस तरीके से अपन आज के टाइम पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको टैकल करते हुए और बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं, या फिर जो वाकई में वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है जिसमें अपने को कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है उसको थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर करेंगे और क्वेश्चन अपन भी समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट इकोनॉमी का रोल क्या रहेगा, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स का क्या रहेगा कि स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ के पास में जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ें देखेंगे। और साथ में फिर है अंबेडकर और पॉलिटिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड जो पूरा सिनेरियो बना था वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल इज़ द क्राइसिस विदाउट विलियन। ये हरीश दामोदरन ने लिखा है ये आर्टिकल। ये बताते हैं कि इंडिया ने अभी जो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर की है वो 1979 और 80s के बाद में पहली बार हुआ है। इससे पहले अगर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ अगर रजिस्टर की गई थी तो 1972, 65, 66 और फिर उसके बाद 57, 58 के टाइम पे। ये वो सारे साल थे जिस टाइम पे ड्रॉट ईयर्स थे, मतलब सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। और साथ में 1957-58 वाला जो ईयर था उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन हुआ था। फॉरेक्स अपने पास में इतना ज़्यादा था नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास में इतना ज़्यादा था नहीं। साथ में 1979 और 80s की अगर बात की जाए, कहने का मतलब ड्रॉट ईयर तो ये रहा 1957-58, और 1979-80 के अंदर बैलेंस ऑफ क्राइसिस आ गया था। और थर्ड जो हुआ 1979-80 के अंदर वो हुआ था सेकंड ग्लोबल ऑयल शॉक, जिस टाइम पे ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी और ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरान में रेवोल्यूशन हुई थी और उस टाइम पे एक तरीके से जो प्रो अमेरिकन जो सिस्टम चलता था वो पूरा उलट हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 सिग्निफिकेंट इवेंट हुए थे और इस वजह से ये पिछले 3 नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के एक अपन फिस्कल ईयर्स रजिस्टर कर पाए थे। आज जो रियल जीडीपी है वो लगभग 5 से 10% का है और वेरियस एजेंसीज ये बता रही हैं कि 2020-21 में हमारे यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू बना रहेगा। ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना किसी एग्रीकल्चरल और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रही है। ये पूरा अगर टाइम लाइन अगर देखें तो इस टाइम पे अभी करंटली बम्पर रबी क्रॉप हुई है और साथ में अच्छी बारिश, अच्छा मानसून होने की वजह से खरीफ सीजन पे भी प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। साथ में जो पब्लिक स्टॉक है सीरियल्स का, जो खाद्यान्न है उनका अगर देखें तो 1 जुलाई को लगभग 94.42 मिलियन टन्स था। ठीक है, तो वो अपने आप में जितना रिक्वायरमेंट लेवल था उससे लगभग 2-2.5 गुना था। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर या फार्मर क्राइसिस तो अपने यहाँ पर नहीं है। साथ में जनवरी मार्च 2020 क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 13 सालों के अंदर पहली बार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में गया है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड गेन है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कहने का मतलब खेती भी अच्छी हो रही है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपको मेंटेन्ड है, फिर भी क्राइसिस आ रहा है। जून में जो सरप्लस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड था वो भी फर्स्ट टाइम बढ़ा, प्लस में आया जनवरी 2002 के बाद में। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगभग 538.19 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि लॉकडाउन के टाइम पर भी ग्रो करता रहा। ठीक है, लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक था उस ड्यूरेशन में भी लगभग 60 बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, अगर इंडिया का देखा जाए तो। इस पूरी सिचुएशन को देखें तो
कहीं ना कहीं सप्लाई साइड से समस्या नहीं आ रही है, समस्या किस तरफ से आ रही है, डिमांड साइड से। तो बेसिकली यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, ना तो फूड की है, ना फॉरेक्स की है, ना सेविंग्स की है। इवन बैंक्स में, कॉमर्शियल बैंक्स में जो डिपॉजिट रेट आप देखोगे तो जुलाई 31 के टाइम पे था लगभग 14.17 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 11.1% ज़्यादा था। इसी तरीके से आप देखोगे कि 2001 से 2001 और 2002-2003 ये जो फिस्कल ईयर का गैप था, इस पीरियड में जब एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट चल रही थी, उस टाइम पर जो सिचुएशन बन रही थी उसको आज अपन कंपेयर कर पाते हैं। कैसे? देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टॉक था 2002 जुलाई में, वो भी लगभग 2.6 टाइम था जितना कि उनके पास में होना चाहिए था, जो कि करंट सिचुएशन भी बन पा रही है। इसी तरीके से इकोनॉमी भी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि ग्रोथ जो थी आज के टाइम पे तो अपन ने देखा कि जो टारगेट के रखे जा रहे हैं 8-10 का अपने जीडीपी ग्रोथ है, जबकि टारगेट अचीव कितना हो पा रहा है, 5, 4.5, और उसमें भी बहुत कम डिके, मतलब ज़्यादा रजिस्टर किया जा रहा है। जबकि उस टाइम पे क्या हुआ था, ग्रोथ भी डाउन हुई थी, पर हाँ 8% से इतना ज़्यादा भी नहीं हुई थी, क्योंकि जो ग्रोथ रेट जो डाउन हुई थी वो उस टाइम पे हुई थी 1999-2000 से 4.5% तक अगले सालों में पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपन कंपैरिजन कर पाते हैं एनडीए फर्स्ट के टाइम से एनडीए सेकंड के टाइम पे। अभी जो अपन क्राइसिस देख पा रहे हैं वो क्लासिक वेस्टर्न स्टाइल क्राइसिस है, जहाँ पर डिमांड में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखा जा रहा है, और रही सही में कोविड-19 की वजह से एक फुल फ्लेजेड रिसेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, जहाँ पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बेसिस जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। आज देखोगे हाउस होल्ड ने अपने खर्चे हैं वो बहुत कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो जॉब है, ना इनकम प्रॉपर है, और लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं इस वजह से। इसी तरीके से बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट करना कम कर दिया है, या फिर उन्होंने जो भी अपना काम कर रहे हैं वो केवल इतना सा है कि वो सर्वाइव कर जाएं, उतने से लेवल पे काम कर रहे हैं। नया कोई भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहे हैं। मतलब टारगेट ये है कि अब उनका टारगेट प्रॉफिट बनाने की बजाय केवल कैसे भी करके पैसा बचाए जिससे कि वो आगे सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो इस वजह से सारा क्राइसिस घूम फिर करके एक विशियस साइकिल बन रहा है। और दूसरी तरफ देखोगे तो बिजनेस जो हाउसेज हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो केवल एक वजह से कि अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने स्ट्रगल करके स्टैंड करते रहे, ना कि नई कैपेसिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो आप देख सकते हो केवल सर्वाइवल की बात हो रही है, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बिल्कुल भी। एग्जैक्टली सिमिलर वे जैसे कि हाउस होल्ड अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहे हैं, ग्रोथ की नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, ये जो डिमांड साइड अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से इकोनॉमिक कंट्रैक्शन हो रहा है, और इसी वजह से ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत नई चीज़ है, क्योंकि हमेशा से इंडिया में डिमांड तो बनी रही है पर सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट रहे हैं। तो पहली बार डिमांड साइड कंस्ट्रेंट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है। ठीक है, उस तरीके से फूड स्टॉक, फॉरेक्स रिजर्व, ये सारे के सारे अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। बैंक्स भी जो हैं एक अलग ही तरीके की प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिनमें प्लेंटी की, मतलब शॉर्टेज की तो देखी गई थी, बट अब उनके पास में सरप्लस में पैसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट तो उनके पास में पिछले साल के कंपैरिजन में 11.1% बढ़ गया, पर उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम हो रहा है, लगभग 5.5% तक की कमी आ चुकी है। और इवन जो डिमांड देखी जाए मार्केट में लोन लेने की, क्रेडिट डिमांड है वो भी कम हो रही है। उसकी वजह क्या है? देखो, इंक्रीमेंटल डिपॉजिट, लोग सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट ही केवल एक ऐसा सोर्स बच गया। मतलब गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि प्रीवियसली जितने भी ये लॉकडाउन की वजह से जो एक तरीके से रिग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं, उनका कन्वर्स, मतलब एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट पड़ा है किस पे, प्राइवेट सेक्टर पे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। और उसका डेटा अगर अपन देखें तो आप देखोगे कि 7.21 लाख करोड़ जो था वो बढ़कर के लगभग उसमें अभी बढ़कर के 7.21 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, 20.3% इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, अब डिमांड बेस्ड अगर रिसेशन है तो यहाँ पर हम किसी को भी विलेन नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ना तो कोई फूड होर्डिंग कर रहा है, ना कोई ऑयल प्राइसेस को बढ़ाने के लिए ऑयल स्पेकुलेशन कर रहा है, ना कहीं पे पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ रुपी है। प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर पा रहे, इवन एक एम्प्लॉयर को भी हम अपन ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉयर भी तभी तो रखेगा ना जब उसके पास में काम आएगा, जब उसके पास में कुछ
वर्किंग डिमांड होगी उसके आउटकम की, तब जाके ही तो वर्किंग स्टाफ को अपने पास में रखेगा। हर एक जो है वो जिसने भी कदम उठाए हैं वो रैशनल है और वर्चुअस है, बहुत सोच समझ के कदम उठाए गए हैं। अपन कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और इंटीग्रिटी के बेसिस पे किसी को ऊपर भी सवाल नहीं उठा सकते। अगर मॉरली देखा जाए तो माइग्रेंट लेबर्स का जो क्राइसिस आया है वो भी तो आप देखो कि एंटरप्रेन्योर्स के पास में काम नहीं था, उनके पास में बिजनेस एक्सपेंड करने का काम नहीं था, और जो था उसको भी कैरी ऑन करना मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से उनके पास कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या करते, फायर करना पड़ा, और उसकी वजह से माइग्रेंट लेबर क्राइसिस पे अपने को देखना पड़ा कंट्री में। इसी तरीके से ये जो सारी प्योरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसमें आप इनकम और सेविंग्स को भी कहीं ना कहीं देख पा रहे हो, क्योंकि जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो सेविंग भी नहीं हो पा रही। अब सेविंग हो भी पा रही है तो लोग किस में कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा जा रहे हैं, गवर्नमेंट पर रिलाई कर रहे हैं, या फिर सेविंग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है हमारे साथ भी बुरा हो जाए, क्या पता हमारी नौकरी भी ना रहे, तो इसलिए वो सेफ जोन में जा रहे हैं, इसलिए बैंक्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डाल करके फिर बाद में जब क्राइसिस आएगा तो गवर्नमेंट से वापस पैसा लेकर के हम हमारी सर्वाइवल को इंश्योर कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो रही है। अब स्पेंडिंग रिड्यूस हो गई, आप किस पे बात कर रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स पे ध्यान दे रहे हो, तो स्पेंडिंग कम हो गई। स्पेंडिंग कम हो गई तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डिमांड में और इनकम्स में, और इस वजह से अल्टीमेटली सेविंग्स के साथ साथ में ये एक विशियस साइकिल चल गई। कहने का मतलब डिमांड कम हुई तो फैक्ट्रीज में काम कम होगा, तो जॉब कम लगेगी, तो फिर से डिमांड कम, तो आप देख लो कितना क्राइसिस बढ़ता जाता है। ये विशियस साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से सोल्यूशन यहाँ पर बाद में अल्टीमेटली यही आता है, जो कि रिपीटेडली अपन बात करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट के पास में ही एक ऑप्शन है, वो गवर्नमेंट ही केवल स्पेंडिंग को बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव कर सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट अभी तक क्यों नहीं कर पा रही है ये चीज़ें, इसकी दो वजह बता रहे हैं। पहला, पेंडेमिक से पहले ही हमारी इकोनॉमी जो है वो बैडली परफॉर्म कर रही थी, केवल लॉकडाउन आकर के ही कोई बुरा इफेक्ट नहीं डाला है। कहने का मतलब ऑलरेडी हम क्राइसिस में चल रहे थे, जैसे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स भी थी, बहुत सारी डिस्कशंस भी होती थी। ठीक है, हमारी जो 2019, 2020, 2019-20 का जो फिस्कल ईयर था उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 3.9% थी, आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्राइसिस में हम ऑलरेडी थे, तो कोविड-19 की वजह से तो और ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है सिचुएशन। दूसरा रीज़न, हमारे यहाँ पर जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस की देखी जाए, फिस्कल जो स्पेस होना चाहिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च करे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सके, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 2007-8 के टाइम पे जब क्राइसिस आए थे, जो सब प्राइम क्राइसिस बोले जाते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिनको बोला जाता है, उस टाइम पे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का था 2.5%। इसलिए गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस दे करके उस क्राइसिस से अपने आप को ओवरकम कर लिया था। पर अभी फिस्कल डेफिसिट चल रहा है 4.6%, 2019-20 का अगर डेटा देखे थे, तो अपने आप में आज के टाइम पर स्पेस जो है वो बहुत कम है गवर्नमेंट के पास में कि खुद से पैसा खर्च करके एक स्टिमुलस दे सके इकोनॉमी को, जिससे कि इकोनॉमी वापस एक्टिविटीज़ को रिवाइव कर सके। तो कहने का मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। पर इससे ही आगे अगर चलें अपन, तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि 2007-8 और 2019-20 को अगर कंपेयर करें तो सेंटर का जो आउटस्टैंडिंग डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्जा जितना था, उसको अगर कंपेयर करें तो 2007-8 में था लगभग 56.9%। मतलब जितनी जीडीपी है उसके कंपैरिजन में कर्जा कितना है सरकार पे, तो वो कितना था, 56.9%। और 2019-20 में कितना है, वो घट करके 49.25%। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ से थोड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है। इवन आप जनरल गवर्नमेंट डेब्ट की बात करो तो जनरल गवर्नमेंट डेट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप स्टेट्स को भी इंक्लूड करो, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इंक्लूड करो, तो वहां पर भी जो डेट लाइबिलिटी है वो भी 2007-8 में जो 74.6% हुआ करती थी वो घट गई 69.8%। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आज स्कोप है गवर्नमेंट के पास में। पर यहां पर एक इकोनॉमिस्ट का कोट करते हैं कि ऑलिवर ब्लैंकर्ड ने एक पब्लिक डेट के बेसिस पे एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन बताया, क्या कि गवर्नमेंट कैन बोरो रेट बिलो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब साल दर साल हर फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट की, मतलब अपने देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जिसको नॉमिनल ग्रोथ रेट बोलते हैं, हर साल के बेसिस पे आप केवल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आप देखो कि हाँ पिछले साल हमारे 100 रुपये थे, आज हमारे पास में 110 रुपये, तो 10% इंक्रीमेंट हो गया केवल पिछले साल। और आप फिक्स कर दो कि नहीं हमारे पास तो 50 रुपये थे, फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो तो हो जाएगी रियल।
और केवल पिछले बार मतलब पिछले साल ही आपके पास क्या था उससे कंपेयर कर रहे हो तो वो जाएगा नॉमिनल। तो अगर नॉमिनल जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है तो आप गवर्नमेंट जो है वो बोरो करे किस रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे, कि जितनी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो उससे कम रेट पे, जिससे कि आपके पास में मार्जिनल थोड़ा सा बेनिफिट बना रहे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.2% थी 2019-20 में, जो कि इस साल में आते आते अपन देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं, टैक्स नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी अपनी जीरो हो सकती है इस साल। तो इस वजह से ये जो फॉर्मूला है ओलिवर ब्लैंकर्ड ने दिया, ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में हर तरीके से स्कोप बहुत ही कम हो चुका है। तो यहाँ पर फिर राइटर ये बोलते हैं कि करंट एनडीए गवर्नमेंट है उसको 2000 वाली जो 2000s वाली एनडीए गवर्नमेंट थी उससे सीखना चाहिए, और साथ में ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि सेंटर जो है वो बोरो करे और बोरोइंग करने के साथ में फिर बाद में उसको स्पेंड करे। किस तरीके से? क्योंकि आज बैंकों के पास में सरप्लस में पैसा पड़ा है, देखा अपन ने। अब सरप्लस में अगर पैसा पड़ा है बैंकों के पास में तो उनको लैंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि क्रेडिट डिमांड भी कम आ रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो बैंकों से उधार लेकर के और फिर स्पेंड कर सकती है। और ये ध्यान रखिए कि हमारा टारगेट अभी केवल और केवल है जीडीपी ग्रोथ को इंश्योर करना, चाहे आप वो रियल टारगेट करो चाहे नॉमिनल टारगेट करो। बेनिफिट क्या है? ये कि अभी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी यील्डिंग भी जो है, यील्ड अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड करे ना, कोई भी बॉन्ड यील्ड का मतलब है उनकी क्वालिटी पुअर होती जा रही है, तो यील्डिंग है वो भी क्या हो रही है, कम हो गई, 6.5 से 5.9% हो गई है। तो स्टेट्स का भी आप देखोगे तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स 7.9 से 6.4% हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड वाला सेगमेंट और साथ में बैंक्स के पास में सरप्लस में पैसा पड़ा होना एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, वहां से अपन इस चीज़ को हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल अपना यही कंप्लीट होता है। दूसरा आर्टिकल है अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा, ये अनुष कपाड़िया के द्वारा दिया हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड में राइट विंग एक्टिविस्ट या राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज का रूल चल रहा है, जो रिफॉर्म के नाम पे कंजर्वेटिव एक्शंस ले रहे हैं, जहां पर हमारे देश की बात की जाए तो हमें पुअर्टी को जहां ख़त्म करने की ज़रूरत है, वहां पर हम ज़्यादा चीज़ों को और चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं बजाय कि ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ज़रूरत तो है ट्रांसफॉर्म करने की सिस्टम को, पर हम क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का नाम लेकर के हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्ले करना शुरू कर रहे हैं। साथ में अगर अपन देखें सोशल सिक्योरिटी के लिए जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसमें अपन टारगेट करते हैं कुछ सेक्शंस को, और उन सेक्शंस को अगर टारगेट करते हैं तो हमारे यहाँ पर कोई ना कोई और भी ज़्यादा चैलेंजेस निकल के आते हैं। जैसे कि एक सेक्शन आपने ए पिक किया, उसको आपने टारगेट किया उन स्कीम्स के अंडर में, कोई भी वेलफेयर स्कीम है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेक्शन उठाया। अब इस केस में क्या होता है कि आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन जिनकी इनकम बहुत कम है तो उनको आपने बाकी सेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट डिस्टिंग्विश या सेपरेट कर दिया, तो वो एक आइडेंटिटी इशू भी आता है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पॉलिसीज़ हैं वो डेटा बेस्ड प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता, तो उसकी वजह से एक टारगेट उनका प्रॉपर नहीं होता, तो वेल कैलिब्रेटेड स्कीम्स की कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। और हमारी जो पॉलिसीज़ होती है उनमें क्या होता है, एक सैम्पल बेस लिया जाता है, ऐसा नहीं कि थॉरोली कुछ स्टडी की जाए, सैम्पल बेस्ड जो टारगेटिंग वो की जाती है। साथ में ही अगर अपन देखें तो आज के टाइम पे जो भी पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, इंस्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल डिजास्टर को भी कहीं ना कहीं कैरी ऑन करती जा रही है। जैसे मैंने बताया आपको, इंस्टेबिलिटी जब दो ग्रुप्स के बीच में अगर गैप आना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने एक अपना खुद का एक थीसिस दी थी, आइडिया दिया था, और वो चीज़ कहीं ना कहीं रेलेवेंट होती हुई दिखाई दे रही है, परमानेंट एंड पेंशन्ड ऑपोजिशन। क्योंकि आज ऑपोजिशन कहीं ना कहीं वीक है, तो इस वजह से जो कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों को सवाल में नहीं लिया जा रहा, क्वेश्चन नहीं किए जा रहे, और इस वजह से कहीं ना कहीं क्राइसिस जो हैं आज के टाइम पे, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल हो, सोशल क्राइसिस हो, वो सारे के सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इन सारे क्राइसिस को इकोनॉमी के बेसिस पे बात करें, या फिर अपन जो भी टारगेट अपन डिसाइड करते हैं वो अपन
पूरा नहीं कर पाते। तो इन क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, तो इसका तरीका बता रहे हैं कि एक तो प्रोडक्शन पे ध्यान दो, एक डेवोल्यूशन पे ध्यान दो, एक यूनिवर्सलिज्म और एक मार्केट बिल्डिंग पे ध्यान दो। अब एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, आप बात कर रहे हो सेल्फ रिलायंट की, ठीक है, ये कोई नई थॉट नहीं है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा और हमारा टारगेट ये हो गया था कि हम कैसे भी करके आइसोलेटेड रहेंगे कि दूसरा देश कोई आकर के हमें वापस से लूटना शुरू ना कर दे। दूसरा डर ये था कि हमारे यहाँ पर कोई दूसरा देश की कंपनी आकर के लगाएगी तो हमारे यहाँ से वेल्थ ले जाएगी। तो इस डर से हमने ऑलरेडी इस चीज़ पे दिमाग लगाया था जिसको अपन ने बोला था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम हमारी ज़रूरतों की हिसाब से हमारे यहाँ पर ही प्रोडक्शन कर लेंगे और उसी चीज़ को हम कैरी ऑन करते गए 1990s तक, जब तक कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आए। ये ही चीज़ अभी करंट जो राइट विंग्स है जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड और पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, जो करंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे दिमाग लगा रही है, क्योंकि यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि ISI का मतलब हो गया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अपने आप में एक डिजास्टर साबित हुई थी, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का जो विजन है वो अगर यहाँ पे देखें और साथ में अपने एक्सपीरियंस को अगर दोनों को ऑल पुट टुगेदर करें तो और चीज़ें क्लियर होती है। इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका कहना क्या होता है कि आप सारे प्रोडक्शन फंक्शंस को रियल सेंस में केवल प्रोडक्शन पे लेवल पे ही नहीं देख सकते, क्योंकि जो आपका टारगेट अल्टीमेट वो है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है वो केवल कैपिटल गुड्स को कलेक्ट करना या फिर प्रोडक्शन को इंश्योर करना ही नहीं होता। ये अपने आप में एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर आपको सही चीज़ें करनी होती है, जहाँ पर आपको इंपोर्ट भी रिप्लेस करना होता है और उसके साथ में और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। केवल आप प्रोडक्शन पे ध्यान दे करके सेल्फ रिलायंट हो सकते हो, कैपेबल हो सकते हो, पर अगर एक प्रोडक्ट पे आप सेल्फ रिलायंट हो रहे हो, दूसरे प्रोडक्ट या फिर अपकमिंग जो एडवांस जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ नया हो रहा है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने दरवाजे खुले रखने होंगे, तभी वो चीज़ें बाहर जो डेवलप हो रही है उन चीज़ों को अपन एक्सेप्ट कर पाएंगे। देखो, एक तो सिंपल सी बात है, होता क्या था पहले 1990 से पहले जब हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया करते थे, तो हमारे यहाँ पर ही लोकल कंपनीज जो थी वो क्या करती थी, प्रोडक्शन किया करती थी और यहीं पर अपनी डिमांड पूरी करने की कोशिश किया करती थी। तो कहने का मतलब, ना तो देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ वो नहीं आ पाया हमारे यहाँ पे, साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया, और एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती है ना, कहने का मतलब जो PSUs गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए थे उनकी मोनोपोली होना शुरू हो गई थी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को अगर एक्सपीरियंस को कंपेयर करें और साथ में अपना टारगेट जब डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं केवल प्रोडक्शन को ध्यान में दे करके आप खुद के यहाँ पर केवल एक तरीके से अपनी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, दूसरे देशों को भेजना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब आज के टाइम पे जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं पर धीरे धीरे क्लोजिंग हो रही है अपने गेट्स की, चाहे वो US हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वो सारे कंट्रीज मैक्सिमम क्या करने, अब कोविड-19 ने रही सही में और कमी थी वो पूरी कर दी है। तो ये जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर अपने देश पे अगर अपन अप्लाई करें तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो करंट पैटर्न जो चल रहा है, जहाँ पे अगर इंडिया में खुद में देखें अपन, जहाँ पे एक रिच स्टेट होता है वो लेबर को अपने पास इंपोर्ट करता है, और लेबर को इंपोर्ट करने के बाद में ये रिच स्टेट जो है वो पुअर स्टेट की तरफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सेंड करता है। तो कहने का मतलब, जो कॉलोनियल पीरियड में जो पैटर्न देखा गया था वो आज इंटरनली देखा जा सकता है इंडिया में। जैसे यूपी तो थोड़ा एडवांस हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन वाले रीजन्स में अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है। तो यहाँ से लेबर जाती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, इधर वाले रीजन में। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो लेबर पहुँच गई यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र में, अब यहाँ पे ये रॉ मटेरियल कलेक्ट करके फिनिश्ड गुड को फिर बाद में वहाँ बेचेंगे। तो यही तो चीज़ अंग्रेज़ों ने की थी। इस चीज़ को हमें रिवर्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें सिटीज़ और टाउन पे अगर ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारा एक कहते हैं ना कि इकोनॉमी के इंजन क्या है, सिटीज़ और टाउन, तो हमें रीजन वाइज ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक एक सेगमेंट वाइज रीजनल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा फिर दूसरा सेगमेंट यूज़फुल हो जाता है, वो है क्या, डेवोल्यूशन, कि आप जो लोकल बॉडीज़ हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको फंड ट्रांसफ़र करो, जिससे कि वो मार्केट स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक या
उस पर्टिकुलर रीजन में कौन सी चीज़ फिट होगी, कौन सी पॉलिसी फिट होगी, उन इश्यूज़ को टारगेट कर सके। कहने का मतलब हमें इंटरनल कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा है वेलफेयर। अब ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल होता है कि आप किसी भी डाउन ट्रोडन सेक्शन को अपलिफ्ट करो, तो गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं टारगेटेड वे में किया है, और वो भी किस चीज़ के बेसिस पे, इलेक्टोरल कंपटीशन, कि हमें वोट कैसे मिल सकता है। दलितों को टारगेट करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप रियल में जिन चीज़ों को फोकस करना चाहिए वहाँ पर आप पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हो। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको आप यूनिवर्सलाइज करो, जो वाकई में डिजर्व करते हैं उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, उनको वो चीज़ें आप डिलीवर करो। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए जो आप इलेक्टोरल कंपटीशन को आप हार्नेस करना चाह रहे हो, खुद जीतना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के खून पसीने की कमाई के बेसिस पे बना हुआ है। इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। रही सही में हमारी जो स्कीम होती है वो कैटेगरी बेस्ड होती है, तो वो क्या करती हैं, लोगों को डिवाइड भी करती हैं। तो वो केवल स्कीम बेस्ड ही नहीं, पॉलिटिकली भी डिवाइड करती है कि हमारी ज़रूरतों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटीज़ को लेकर के पार्टी ए है वो प्रॉमिस करती है, जबकि पार्टी बी है वो मेजोरिटी को लेके बोलती है, तो पार्टी बी के लिए ऑटोमेटिकली एक एज हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप डिवीज़न तो करते हो स्कीम बेस पे, आपका डिमांड है इलेक्टोरल, और वो पॉलिटिकली एक्सपोज होकर के बाहर आता है, जो कि आज के टाइम पे जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं उन परिस्थितियों को और ज़्यादा ग्रेव करते हैं। तो कहने का मतलब हमें यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मिनिमम इनकम सबकी इंश्योर कर दो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इन पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि बेसिक नीड्स को आप पूरा कर सको और डिवीज़न को और रिड्यूस करो और इन क्राइसिस को ईजिली हैंडल कर पाओ। फोर्थ जो है उसको पॉइंट है उसको अपन कैसे टैकल करेंगे, वो है मार्केट बिल्डिंग। आप ये मत सोचो कि कोई भी एक पर्टिकुलर मार्केट है वो कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के लिए ही है, नहीं। आप उनको एक मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर सोशल बीइंग का एक आइडिया है वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पर होता है। क्यों? आप मार्केट में जाते हो, सारे के सारे लोग, चाहे एडिडास हो चाहे प्यूमा हो, कितने भी ब्रांड हो, इक्वली आप ट्रीट करते हो। तो इसी तरीके से मार्केट को आप ओपन रखो, डायरेक्ट मत करो उनको। इसी वजह से यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि मार्केट है ना, आप कहो कि कैपिटलिज्म की साइन है मार्केट, नहीं, मार्केट तो कैपिटलिज्म से पहले का है। कैपिटलिज्म तो खुद प्रोडक्ट है मार्केटिंग का, मार्केट का ही आउटकम है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, और मार्केट्स का जो एक फॉर्मेट है उसको हमें रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। किस बेसिस पे? कि हम जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी वेलफेयर को भी इंश्योर कर सके। जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, ठीक है, उनकी वेलफेयर को आप इंश्योर करने की कोशिश करो। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन, डेवोल्यूशन और यूनिवर्सलिज्म और मार्केट बिल्डिंग, ये जो है ये हाइपर स्पेसिफिकेशन डिटेल्ड पॉलिसी को बनाने में हेल्प करेंगे। इन पे बेसिस पे अपने को काम करना चाहिए, और बिना किसी विजन के अगर अपन कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं आज का जो ऑपोजिशन है वो वाकई में परमानेंट पेंशन ऑपोजिशन ही बन के रहेगा। क्यों? आप पॉपुलिस्ट एक्टिविटी, मेजोरिटेरियनिज्म की ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करते रहोगे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं और इश्यूज़ कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाते हैं। क्योंकि देखो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत भारी पड़ चुके हैं, और भी क्राइसिस कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में काम आने के लिए एडिक्वेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, गेटिंग एग्री मार्केट्स राइट। ये अशोक गुलाटी ने लिखा है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 9 को लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो अगले 4 सालों के लिए अवेलेबल होगा। इसमें फसल की कटाई के बाद में जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है, उनको हार्नेस करने का काम किया जाएगा, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको एफपीओज बोलते हैं, वो, और साथ में जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें होगा क्या, लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि कंसेशनल सस्ती रेट पे अवेलेबल होगा। इसमें जो एफपीओज हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करेंगे, उनका काम, उनका लोन लेने का प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू। ठीक है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनके थ्रू, पीएससीज के थ्रू ये लोन लेंगे। इसमें नाबार्ड जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, वो ही इस पूरी
इम्प्लीमेंटेशन को डायरेक्ट करेगा और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भी नाबार्ड के साथ में लगा रहेगा। तो ये फैक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट पे लगभग 5,000 करोड़ का इफेक्ट आएगा अगले 4 सालों में अगर देखा जाए, जिसमें इंटरेस्ट, सबवेंशन, सब्सिडी भी इंक्लूडेड है। ये जो क्रिएशन है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाने का, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने वाला स्टेप है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कम पड़ती है तो ज़्यादा लॉसेज होते हैं, किसानों को जल्दबाजी में अपना सामान बेचना पड़ता है तो उनको प्रॉफिट भी कम मिल पाता है। तो ये जो फंड बनाना है ये अपने आप में एक मेजर स्टेप है एग्री मार्केट को सही दिशा में ले जाने का, ठीक है। इससे पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस भी लेके आए थे जहां पर लीगल फ्रेमवर्क को भी रिफॉर्म किया गया था एग्री मार्केट में, जिससे कि ज़्यादा लिबरलाइजेशन, मतलब और भी अच्छे से किसान अपने जो एक कहते हैं ना कि खुद से अपने खुद के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि मुझे कहाँ पर बेचना है मेरा सामान, मेरी प्रोडक्शन है, गेहूं मेरा है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दूध है या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वो कहाँ पे सेल आउट करो। तो आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को क्या किया, नॉर्मलाइज किया और फार्मर्स को अलाउ कर दिया कि आप एपीएमसी मंडी से बाहर जाकर के कहीं पर भी अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने की एक स्टेप ली गई है, ठीक है। इसके साथ में राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने लीगल फ्रेमवर्क है उसमें तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म ला दी है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। हमें एग्री मार्केट को अगर राइट डायरेक्शन में लेके चलना है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। क्यों? आज मान लो मार्केट में 20 रुपए किलो, ठीक है, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं बिक रहा है, ठीक है, और किसान ने जो खेती की उसमें उसके 19 रुपए पर केजी लग गया, तो वो क्या करेगा? अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है और साथ में आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को भी लिबरल बना दिया तो किसान के पास में एक ऑप्शन तो आ गया कि वो अपना स्टॉक रख सकता है। पर क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे वो स्टोर करके रखे? नहीं, तो खराब हो जाएगा, क्योंकि जब तक 25 से 30 रुपए पर केजी के भाव नहीं आएंगे तब तक किसान बेचेगा तो घाटे में रहेगा। तो वो थोड़ा बहुत बेनिफिट बनाने के लिए वेट करना चाहता है, तो उस केस में क्या करेगा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करना जरूरी है जहां पर किसान अपनी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर सके। और ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपने बनाया है ये इस गैप को फुलफिल करने वाला एक पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में कितना आउटकम हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जल्दी और कितना एक्यूरेटली इस स्कीम को इनिशिएट करती है। जैसा कि नाबार्ड है, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10,000 से ज़्यादा एफपीओज को ये क्रिएट करेगा, इसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटेन करना है। तो नाबार्ड कहीं ना कहीं इस स्कीम को भी हैंडल कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ को भी। तो ये कहीं ना कहीं इन सारे टारगेट्स को रियलाइज करने में और बेटर प्राइस फार्मर्स को मिले उनके प्रोड्यूस की, उसको इंश्योर करने में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। पर फिर भी यहाँ पर राइटर कुछ शॉर्ट कमिंग्स बता रहे हैं कि कुछ और चीज़ें भी हैं, उनको भी हमें और कवर करने की ज़रूरत है। देखो, बेटर स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है कि फार्मर अपना जो एक्स्ट्रा या फिर डिस्ट्रेस के अंदर सेलिंग को अवॉइड करने के लिए कि सस्ते में ना बेचना पड़े उनको खुद का प्रोड्यूस जो है हार्वेस्ट के बाद में जो कुछ भी हो, तो उसके लिए अपने को स्टोर करने की ज़रूरत है। पर छोटे किसान जो हैं वो कहाँ रखेंगे? उनको तो अर्जेंट कैश की ज़रूरत है। आप कहाँ से पैसे, वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे? वो कितना वेट कर सकते हैं? और ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप कर सके या फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनके पास में अप्रोच कर सके। तो यहाँ पर ये सजेशन दे रहे हैं कि एफपीओज को एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम पे काम करना चाहिए, इसको एनहेंस करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि 70 से 80% जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको 70 से 80% उनकी रिक्वायरमेंट को आप पहले कर दो। आप एस्टिमेशन लगा लो कि उसके एक पर्टिकुलर, मान लो राम है, ठीक है, उसके खेत में आने वाले 1 साल में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो आप उसका एस्टिमेशन लगा लो और उससे बेसिस पे आप उसको 70 से 80% उसको एडवांस में लोन अवेल कर दो, और फिर बाद में जैसे उसका प्रोड्यूस आ जाए तो बचे हुए फिर 20% और दे दो। तो उससे क्या होगा? लोन एडवांसमेंट कर दोगे तो ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनकी वल्नरेबिलिटी को आप रिड्यूस कर पाओगे, उनकी एक स्ट्रेंथ बन पाएगी ये।
तो इसके लिए भी क्या है कि एफपीओज को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लार्ज वर्क कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ कहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि अपन ने देखा एफपीओज 10,000 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाबार्ड की, तो नाबार्ड से ये ले सकते हैं। और नाबार्ड जो है वो कहीं ना कहीं 4 से 7% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये चीज़ अवेल करा सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक कि जो फार्मर्स को जो लोन मिलता है क्रॉप लोन, वो आप हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, केवल शिफ्टिंग हो रही है सिस्टम की, और जो फार्मर्स हैं, जो मेन टारगेटेड एंटिटी है, उसका आप वेलफेयर इंश्योर कर सकते हो। साथ में जो एफपीओज हैं वो क्या करते हैं, ये हमेशा अपना लोन उठाते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो तो वो लोन उठाया जाता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वो उठाते हैं लगभग 18 से 22% पर एनम। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो एफपीओज के लिए ये चीज़ इंश्योर करना कि वो किसानों को 70 से 80% लोन दे दे, और वो भी 3 से 4 या 5% तक के इंटरेस्ट रेट पे, तो वो कहाँ तक इकोनॉमिकली वायबल है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ी समस्या का कारण बन रहा है, और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो एफपीओज हैं इनके पास में और थोड़ा बहुत फंड आए नाबार्ड के थ्रू, जिससे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो ये वल्नरेबिलिटी होती है कि हमें जल्दी से पैसे की ज़रूरत है, वो इंश्योर की जा सके। ये चीज़ अगर करंट सिचुएशन में देखी जाए कि गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करे, बस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, फिर स्मॉल फार्मर्स अपना पार्टिसिपेशन परफॉर्म करे, तो उस केस में अपने को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऑफ सीजन है उस टाइम पे जो प्राइस है उस पर्टिकुलर हार्वेस्ट की, जो खेती के अंदर कटाई के बाद में जो फसल आई है उसकी, वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो प्राइस को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आज 20 रुपये पर केजी का भाव है, उसका जब तक 35 रुपये पर केजी तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये एक चैलेंज है, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा, सेकंड मिसिंग पॉइंट क्या है कि फ्यूचर मार्केट को लेकर कोई स्टेप नहीं लिया गया है। एक किसी भी इकोनॉमी में अगर फ्यूचर मार्केट पे काम किया जाता है, वाइब्रेंट फ्यूचर मार्केट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप रिस्क की और मार्केट की जो रिस्क जो होती है उसको आप हेज कर पाते हो, कंबाइन करके आप रिस्क इम्पैक्ट को रिड्यूस कर पाते हो। फ्यूचर मार्केट क्या होता है, मान लो आज आपके पास में 100 किलोग्राम गेहूं है, तो आपने कहीं पे इसको स्टोर कर दिया, या फिर आपकी ये टेंडेंसी है कि टेंडेंसी क्या मतलब आपके पास में ये रिकॉर्ड है कि आपके खेत में 100 किलोग्राम गेहूं होते हैं हर साल। तो इस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे किसी एक पार्टी बी से, और ये कहोगे कि भाई मेरे यहाँ से इतना होता है और आप रिकॉर्ड उठा के देखो, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, चलो ठीक है मैं आपको रुपए देता हूँ और आप मेरे 6 महीने बाद में ये जो अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आप मुझे सप्लाई कर दोगे। तो ऐसे करके क्या हो गया कि आपने फ्यूचर के लिए आपने एक एग्रीमेंट कर लिया। उससे क्या हो जाता है कि जो फार्मर्स आज के टाइम पे कुछ कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है उसकी टेंशन नहीं होती, वो पहले से ही कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये आर्ग्यूमेंट भी आता है कि मान लो आने वाले टाइम पे अगर प्राइस ज़्यादा हो और आपने फ्यूचर एग्रीमेंट के बेसिस पे कुछ रेट कम कर ली हो, जैसे कि आपने रेट डिसाइड कर ली 20 रुपये पर किलोग्राम, और जब देखा 6 महीने बाद में तो प्रेवलेंट जो रेट थी वो आपको मिली 26 रुपये पर किलोग्राम, तो वो कहीं ना कहीं क्राइसिस है। पर यहाँ पर अपना टारगेट है कि रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि सेवरल कंट्रीज़ का अगर एग्जांपल है जैसे चाइना और यूएसए, वहाँ पर फ्यूचर मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर अपन वैल्यू और एक तरीके से वॉल्यूम वाइज देखें तो हमारे यहाँ पर नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज पे जो लेन देन होता है फ्यूचर मार्केट का या फिर कमोडिटीज़ पे लेन देन होता है, वो 2012 में 18.3 लाख करोड़ था, वो घटकर के 1.5 लाख करोड़ ही होके रह गया है 2020 में। आप देख सकते हो कितना कम हो गया है। जबकि चाइना और यूएसए का आप डेटा देखोगे तो वहाँ देखोगे कि एग्री फ्यूचर मार्केट जो है चाइना में 2015 में 1000 मिलियन था। इसी तरीके से यूएसए का आप देखोगे तो वो है 300 मिलियन, जबकि इंडिया का कितना है 2019 में सिर्फ 12.5 मिलियन। आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है ये। तो ये वॉल्यूम और वैल्यू दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि अपन कॉम्पिटिटिव बने रहे और हमारे यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर जो अटैक आता है या फिर जो प्राइस का वॉलेटिलिटी कंटिन्यू बनी रहती है उसको अपन कंट्रोल कर सकें। इस चीज़ को अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि
इस तरीके से मतलब फार्मर्स की वॉलेटिलिटी को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करें, इसकी अब सोल्यूशन बताए जा रहे हैं। पहला, नाबार्ड है, ड्यूटी है उसकी एफपीओज 10,000 एफपीओज को मेंटेन करना, बनाना, तो वो बेसिक स्टोरेज फैसिलिटी अवेल करे और साथ में एक कंपलसरी मॉड्यूल प्रोवाइड करे जिसमें कि एफपीओज को ट्रेन किया जाए कि वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम पे काम करे। कि नेगोशिएशन कहने का मतलब कि आप कुछ लोन या फिर जैसे ही कुछ आने वाला हो, मान लो किसी स्मॉल फार्मर के यहाँ से कुछ भी प्रोड्यूस आने वाला हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उसका 60-70% उस फार्मर को एडवांस में दे दो, तो वो हो गया सेफ जोन में। अब उसका स्टॉक जैसे ही आपके पास में आए, फिर उसके बाद में फ्यूचर मार्केट में लगा दो उसको पहले से, कि एक तरफ तो फार्मर्स के साथ में एग्रीमेंट कर दो और दूसरी तरफ आप एग्रीमेंट कर लो फ्यूचर एग्रीमेंट, जिससे कि फार्मर्स की जो रिस्क है प्राइस वॉलेटिलिटी की, वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा बता रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, जैसे कि एफसीआई हो गया या नाफेड हो गया या एसटीसी हो गया, इनको अपना पार्टिसिपेशन एग्री फ्यूचर मार्केट में और ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को ज़्यादा असर्टिव होने की ज़रूरत है, जैसे कि चाइना में होता है। तीसरा, बैंक जो है वो एफपीओज को लोन प्रोवाइड करे, जिससे और साथ में ट्रेडर्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में। जिससे क्या है, बैंक यहाँ पर अगर ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको री इंश्योर कर दे। कैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बैंक वहाँ पर टैकल कर लेगा। तो री इंश्योरेंस का सेगमेंट में अगर बैंकों का रोल भी इसमें आता है तो उससे भी क्या होगा, एक हेल्दी एग्री मार्केट को अपन इंश्योर कर पाते हैं। और लास्ट में गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल हो, मार्केट फ्रेंडली हो। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स ऐसी आती हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी आती हैं जो रेस्ट्रिक्टिव होती हैं या फिर अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जो कि प्राइस राइज को या फिर एग्री प्राइसेस के वॉलेटिलिटी को भांप नहीं पाती है। रही सही में आपने ये एग्री फ्यूचर को बैन करना या फिर इसको रेस्ट्रिक्ट करते हो, तो इससे क्या होता है कि आप प्राइस को नहीं टैकल कर पा रहे हो। देखो, अगर सब लोग मिलकर के, मैक्सिमम लोग अगर फ्यूचर प्राइसेस को आज ही फिक्स कर देंगे तो प्राइस वॉलेटिलिटी तो कम हो ही रही है ना, कि आज ही फिक्स कर दिया आपने आने वाले 6 महीने के बाद की जो प्राइसेस होंगी। तो गवर्नमेंट जिस चीज़ को स्पेक्यूलेशन कंसिडर करती है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है प्राइस को डिस्कवर करने के अंदर। तो ये चीज़ अपने को ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो प्राइस मैसेंजर को किल नहीं करने की ज़रूरत है, बजाय कि इसको प्रमोट करो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप बना रहे हो लीगली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको प्रोसेस में लाने की भी ज़रूरत है, और कुछ जो कमियां थी उनके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आज जो आप वन नेशन वन मार्केट की बात करते हो, जिसमें एपीएमसी मंडीज़ के बाहर भी फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, तो वो टारगेट अपन स्पेशली मतलब आज के टाइम पे एक मतलब ये कहूँ कि आज की बात करें 17 अगस्त, तो इस टाइम पे सब लोग एक साथ बेच रहे हैं, तो इसको आप टेम्पोररीली मतलब समय के साथ में लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल दीज इक्विपमेंट जो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट रिस्क जो है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, कंबाइन करके टैकल कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल इज ऑल अबाउट अंबेडकर एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये राजशेखर वुंद्रू ने लिखा है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था प्रकाश अंबेडकर जो कि ग्रैंडसन है बी आर अंबेडकर के, तो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का जो टारगेट था वो एनविसाज किया हुआ था केवल 10 सालों के लिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर राइटर थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ये थोड़ा सा गलत है, और अपने आप में आज भी 100 साल बाद में जब अंबेडकर साहब के कदम उठाए गए थे 1919 के टाइम पे कि कैसे भी करके ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लास को एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाए, तो उस पर ये सवाल उठाना ये थोड़ा सा गलत है। अब शुरुआत करते हैं अपन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास की अगर बात करें तो अंबेडकर के साथ में जो नॉमिनेटेड जो अनटचेबल मेंबर्स थे, कहाँ पे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसीज में, तो उनका फ्रूट मिलना शुरू हुआ 1920 से इनकी शुरुआत होती है। तो उनका फ्रूट मिला हुआ जब अंबेडकर को बुलाया गया और अनटचेबल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो 1930 के बाद में लगातार 3 हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि अल्टीमेटली टारगेट ये था
कि कॉन्फ्रेंसेस के बाद में नया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आने वाले थे इंडिया में, और वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसमें उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अनटचेबल या डिप्रेस्ड क्लास का क्या रोल होना चाहिए, उस चीज़ के लिए अंबेडकर और साथ में इनके एक कलीग थे मद्रास से जिनका नाम था रत्तामलाई श्रीनिवासन, इन्होंने मिलकर के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डेलिब्रेशन की, जिसको एक्सेप्ट किया गया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑप्रेस्ड क्लास का रिजर्व्ड के थ्रू या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट मेथड के थ्रू। तो मतलब दोनों मेथड्स को एक्सेप्ट किया गया था डेलिब्रेशन के लिए कि हम इस पे बात करें कि जैसे कि मुस्लिम्स को आपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट मेथड दिया हुआ है, वैसे ही आप जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको भी प्रोवाइड करो या फिर रिजर्व करो जो भी जनरल सीट्स हैं उनके अंदर। पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे कि अपने को पता है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो उसके बाद में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में 1931 में महात्मा गांधी भी अटेंड करने पहुंच गए थे। तो महात्मा गांधी के पहुंचने के बाद में महात्मा गांधी ने ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही थी जिसमें सेपरेट या फिर रिजर्व्ड सीट थी, इनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था महात्मा गांधी ने कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे, माइनॉरिटीज़ जो थी, वो भी अपने आप में आज अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लेके जा रहे हैं तो वो भी गलत है। और रही सही में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड या अनटचेबल्स की बात हो रही है, ये हिंदू सोसाइटी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, इसको आप ओपन किसी और सरकार के हाथों से डिसाइड नहीं होने दे सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, फिर इसी बात को कैरी करते हुए गांधी जी ने 1932 में फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन रख लिया था। तब जाकर के हिंदूज और अनटचेबल्स के बीच में एक पैक्ट होता है जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट, और इस पूना पैक्ट के अंदर रिजर्व्ड सीट फिक्स करी गई थी जो जनरल सीट्स थी हिंदुओं के लिए उनमें से। और इस पूना पैक्ट को यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि हमें दोबारा से समझने की ज़रूरत है, तभी ये डाउट क्लियर होगा कि 10% वाला जो रिजर्वेशन था वो क्यों कंटिन्यूसली बढ़ता गया। ठीक है। और छठा जो क्लॉज है इस पूना पैक्ट का, वो ये कहता है कि डिप्रेस्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है रिजर्व्ड सीट के बेसिस पे, वो तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि जो कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है इन इश्यूज़ में उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट मिलता रहे। जैसे कि आज पार्लियामेंट में बैठ करके अगर अप्रूवल मिलता है तो ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये क्लॉज 6 था किसका, पूना पैक्ट का। तो यहाँ से ये नींव लगती है रीइटरेशन की कि रिजर्वेशन रिपीटेडली एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है ये एक गोल्डन रूल है कि आप जो रिजर्व्ड सीट्स हैं अनटचेबल्स के लिए उनको आप एक्सटेंशन देते रहो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के आज 70 साल बाद भी लगातार बनते आए हैं। गांधी जी के बीच में ये जो रिजर्व्ड सीट और ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात थी ये लगातार टकराव का कारण बनती रही, और फिर बाद में 1940s में आते आते अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात होने लग गई थी। जब प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे पूना पैक्ट के बेसिस पे रिजर्व्ड सीट पे, जब अनटचेबल्स को मौका मिला, तो 1937 के जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर इन चीज़ों को अंबेडकर के साथ में जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स थे उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि कैसा ट्रीटमेंट इन इलेक्शंस के बाद में इनको मिल रहा है डिप्रेस्ड क्लास को। तो उन्होंने अब क्या भापा कि स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब अंबेडकर जी को टारगेट हो गया कि अब मुझे स्लेवरी का सोल्यूशन निकालना है। तो 1940s में वापस से फिर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करनी शुरू कर दी, और 1947 में आते आते ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टेट्स और माइनॉरिटीज़ के लिए अपनी बात उठानी शुरू की, और ये कहा कि शुरुआत के 25 सालों तक रिजर्व सीट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया में डिप्रेस्ड क्लास के लिए, और इन 25 सालों के बाद में फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे 2/3 की अप्रूवल लेकर के इनको एक्सटेंड किया जाएगा, प्लस में जो शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर हैं जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट से इलेक्शन दिए मतलब इलेक्ट होके जाएंगे उनको उनकी भी 2/3। कहने का मतलब आप फिर से 25 साल बाद में इनको रिव्यू करोगे जहां पे 2/3 मेच्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, और अगर ये अप्रूवल मिलता है तो इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। पर सरदार पटेल ने इस पूरे प्रोविज़न को ब्लॉक किया और इस आइडिया को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल्कुल रोक दिया, क्योंकि
उसी के कुछ दिनों बाद में ही इंडिया का पार्टीशन हो गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो जड़ थी उसकी वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच की जो जड़ थी, जो दीवार थी, वो बढ़ चुकी थी। साथ में गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। तो सरदार पटेल ने दिसंबर 1948 में बिल्कुल एक मूवमेंट, एक रेजोल्यूशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो ये कह के कि जितनी भी रिजर्व सीट है पॉलिटिकली, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, कोई माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए सारी अबॉलिश कर दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसका एक तरीके से इस पूरे प्रोविजन को अप्रूवल मिल गया अगस्त 1947 में। मतलब प्रीवियसली जिन चीज़ों को अप्रूवल मिला हुआ था, जो अंबेडकर साहब ने जो बात बोली, या रिजर्वेशन को अपन कैरी ऑन करेंगे, उन सारी चीज़ों को अबॉलिश करने की बात कही सरदार पटेल ने, और इस बात का अपोज किया अंबेडकर ने, और फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। फिर लगभग 6 महीने तक ये टकरार चली। फिर मई 1949 में सरदार पटेल ने एक्सेप्ट किया कि हम कंटिन्यू रखेंगे रिजर्व सीटों के लिए, एससी एसटीज़ के लिए, और ये जो रिजर्वेशन है ये शुरुआती 10 सालों के लिए रखेंगे, और फिर उसके बाद में हम म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बेसिस पे आगे चलेंगे। तब ये सरदार पटेल ने अपना खुद का एक अमेंडेड रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट एक तरीके से पुट की, जिसमें माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब माइनॉरिटीज़ को इनको छोड़ दिया गया, केवल एससी और एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन कंटिन्यू रखा गया, और इस रेजोल्यूशन को अप्रूवल मिल गया। पर उस टाइम पे अंबेडकर साहब खुद नहीं थे उसमें, जबकि जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से क्लॉज 6 ऑफ पूना पैक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं 1947 में जिसके बेसिस पे एक्सेप्ट किया गया था, वो आज भी अपने आप में एक एग्रीड सेटलमेंट है। इसके बेसिस पे ही आज लगातार जो प्रीवियसली 2019 दिसंबर में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अनादर एक्सटेंशन प्रोवाइड किया, 10 साल का पॉलिटिकली रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा स्टेट असेंबलीज में एससी एसटीज़ को, वो कहीं ना कहीं सही है, या फिर जो अंबेडकर के ग्रैंडसन ने जो इंटरप्रेट किया था कि शुरुआती 10 साल केवल 10 साल के लिए ही था, ये एरोनियस है, ये गलत है। तो इस तरीके से अंबेडकर जी ने वुमेन राइट्स के लिए भी फाइट की थी। तो इस तरीके से वुमेन राइट्स भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंट बनते जा रहे हैं। तो अंबेडकर का जो मूवमेंट था वो, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थी, वो दलित्स के बीच में और दलित यूथ को कहीं ना कहीं पुश करती हैं इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिजर्वेशन एक्सटेंशन है, ये म्यूचुअली एग्रीड होता है एज पर द फर्स्ट एग्रीमेंट, जिसमें जो अनटचेबल्स के लिए एक प्रोविज़न किया गया था। ठीक है, ये सारे आइडियाज़ जो भी मैंने बताए वो सारे राइटर के हैं। ठीक है, थैंक यू।